Hello my dear student, good morning, सुप्रभात, वेलकम टू बीएससी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पिंडवाड़ा की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 12 है, चैप्टर नंबर 2 है अकॉर्डिंग्स ऑफ नेशनल इनकम, लेक्चर नंबर 24 है। और आज के इस लेक्चर वीडियो में आप लोगों को आय विधि के अंदर कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए उसके बारे में बताने वाला हूं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। और किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, क्वेश्चंस वगैरह है, ठीक है, मन में कोई शंका है तो दिए गए नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, तो वहां पर मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं सीधा टॉपिक्स पर चलता हूं। आय विधि की सावधानियां, आय विधि की सावधानियां यानी कि जब भी आप लोग आय विधि के माध्यम से नेशनल इनकम को निकालोगे तो उसके अंदर कौन कौन सी सावधानियां हैं जो रखनी चाहिए। तो देखना, सबसे पहला आ रहा है हस्तांतरित आय। हस्तांतरित आय क्या होती है ये आप सब लोग जानते हैं। हस्तांतरित आय का मतलब होता है जो एक तरफा होती है, यानी कि उसमें प्राप्तकर्ता को उसके बदले में कुछ भी पे नहीं करना पड़ता। ठीक है, जो डायरेक्ट आपको बिना किसी काम किए मिलती है, जैसे वृद्धावस्था पेंशन है, बेरोजगार भत्ता है, 4 करोड़ रुपया आदि को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। ठीक है, यानी कि वृद्धावस्था पेंशन है जो एक सीनियर सिटीजन को दी जाती है, ठीक है, इसमें उम्र होने के पश्चात। उसी प्रकार बेरोजगार भत्ता है, स्कॉलरशिप है, तो ये सब क्या है, हस्तांतरित है, क्योंकि इसमें प्राप्तकर्ता को उसके बदले में कुछ भी पे करना नहीं पड़ता। ठीक है, तो जब भी आप नेशनल इनकम निकालोगे तो उस समय उनको शामिल नहीं करना। ठीक है, हस्तांतरित आय को शामिल नहीं करना। वृद्धावस्था पेंशन हो गई, स्कॉलरशिप हो गई, बेरोजगार भत्ता हो गया, तो इनको शामिल नहीं करना। क्यों? क्योंकि इस सब मूल्य के अंदर वृद्धि तो होती नहीं, क्योंकि यहाँ पर बिना किसी सेवा दिए हुए आपको पैसा प्राप्त हो रहा है, तो इसको हम सम्मिलित क्यों करेंगे, इसको हम सम्मिलित नहीं करेंगे। ठीक है, यानी कि हस्तांतरण आय हस्तांतरण भुगतान को सम्मिलित नहीं करना। ठीक है सर। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट देखो, गैर कानूनी कार्य जैसे चोरी है, जुए है आदि से प्राप्त आय को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि इस आय का कोई अनुमान नहीं है। यानी कि अगर आप लोग चोरी करके या जुआ खेल कर कोई पैसा प्राप्त कर रहे हैं, कोई पुरस्कार जीत रहे हैं, तो उसको भी नेशनल इनकम के अंदर काउंट नहीं करोगे। ठीक है, कि भाई चोरी से कोई पैसा प्राप्त हो रहा है या कोई जुए खेलने से कोई पैसा प्राप्त हो रहा है, तो इसका कोई अनुमान नहीं लगा सकते कि भाई चोरी से कितना पैसा प्राप्त होगा या जुए खेलने से कितना पैसा प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसको भी नेशनल इनकम के अंदर काउंट नहीं करेंगे। तीसरा, पुरानी वस्तुओं की बिक्री तथा खरीद पर दिए जाने वाले कमीशन या दलाली को राष्ट्रीय आय में शामिल करते हैं। ठीक है, यानी कि पुरानी वस्तुओं को खरीदवाने के लिए या बेचने के लिए हम लोग अपने एजेंट को कुछ कमीशन पे करते हैं या कुछ दलाली देते हैं। ठीक है, तो उस दलाली या उस कमीशन को नेशनल इनकम के अंदर काउंट करेंगे, लेकिन पुरानी वस्तुओं को शामिल नहीं करना। उस पुरानी वस्तुओं पर जो कमीशन है या जो दलाली है उसको सम्मिलित करना है। ठीक है, नेक्स्ट चौथा पॉइंट, अचानक प्राप्त हुए आय जैसे लॉटरी है या फिर पूंजीगत लाभ, इसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करना है, क्योंकि इससे भी कोई मूल्य में वृद्धि नहीं होती है। ठीक है, जैसे कि लॉटरी खेलने से कोई पैसा प्राप्त हो रहा है तो इससे कोई पैसों में वृद्धि तो होती नहीं है, मूल्य में तो कोई वृद्धि होती नहीं, तो हम इसको काउंट नहीं करेंगे। पूंजीगत लाभ तो पहले समझो कि कैपिटल गेन का मतलब क्या होता है। कॉमर्स के स्टूडेंट है तो आप लोगों को पता ही होगा कि पूंजीगत लाभ क्या होता है या पूंजीगत संपत्तियां क्या होती है। पूंजीगत का मतलब होता है जो आपके व्यवसाय के अंदर स्थापित होती है, जैसे कि कोई बिल्डिंग हो गई, कोई भूमि हो गया, कोई फर्नीचर, कोई मशीन, तो ये सब इसमें जाते हैं आपके पूंजीगत लाभ के अंदर। तो पूंजीगत लाभ जो भी होते हैं उसको सम्मिलित नहीं करना है। नेक्स्ट पांचवा पॉइंट है कि जिन मकानों में मकान मालिक स्वयं रह रहे हैं उनके आरोपित किराए को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। ये पॉइंट मैंने बताया था राष्ट्रीय आय के अंदर बताया था। हाँ, यानी कि अगर किसी मकान के अंदर मकान मालिक खुद रह रहा है तो उसका भी तो कोई ना कोई किराया होता होगा, यानी कि उस मकान के अंदर उसका मालिक भले स्वयं रहे या उसको किराए पर दे,
तो उस किराए को भी हम क्या करेंगे, राष्ट्रीय आय के अंदर शामिल करेंगे, तो इस मकान का मालिक स्वयं ही क्यों रहे। ठीक है, उसके बाद में देखिएगा जो मैंने लास्ट टैक्स के लिए बताया था, 2 पॉइंट, ठीक है, यानी कि निगम कर, कॉर्पोरेशन टैक्स है, या फिर डिविडेंड है, या फिर अनडिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट है। ठीक है, तो ये तीनों क्या है, लाभ है, कॉर्पोरेशन टैक्स, डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट, ये तीनों क्या है, प्रॉफिट है, यानी कि प्रॉफिट निकालना है तो ये तीनों मदों को सम्मिलित करते हैं। या ये कह सकते हैं कि प्रॉफिट के अंदर कौन कौन से मदे इंक्लूड होती है, तो कॉर्पोरेशन टैक्स, डिविडेंड और अनडिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट। ठीक है, अब ध्यान रखना, एक बार राष्ट्रीय आय के आकलन में लाभ को शामिल किए जाते हैं, मतलब जब भी आप नेशनल इनकम निकालोगे तो उस समय आपको प्रॉफिट को एक बार ही लेना है। ठीक है, ये नहीं है कि भाई आप बार बार एक ही चीज को जोड़ते जाओगे तो इससे डबल अकाउंटिंग हो जाएगी और फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। यानी कि अगर आप लोगों को जस्ट सपोज क्वेश्चंस के अंदर प्रॉफिट भी है और मान लीजिएगा इसमें से कोई भी और भी कंपाउंड दे रखा है, तो आप लोग क्या करोगे, केवल और केवल उस प्रॉफिट को लोगे, जो आपको एक बार प्रॉफिट दे रहा है उसको लेना है, इनमें से किसी भी मद को नहीं लेना है। ये मद तो कहां पे यूज होगी, जब आपको प्रॉफिट नहीं दे रहा है, जब आपको प्रॉफिट नहीं दे रहा है और आय विधि से आपको निकालनी है क्या, राष्ट्रीय आय, तो उस समय आप सम्मिलित करोगे। यानी कि एक ही चीज की डबल काउंटिंग नहीं करनी, एक ही चीज की डबल काउंटिंग नहीं करनी। समझ में आया? ये नहीं है कि आपको क्वेश्चंस के अंदर प्रॉफिट भी दे रखा है, आप प्रॉफिट को भी इंक्लूड कर रहे हैं और उसके बाद मान लीजिए इनमें से भी किसी भी मद को आप इंक्लूड कर रहे हैं, तो भाई डबल काउंटिंग हो जाएगी और सवाल आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एक चीज को केवल एक ही बार बताना है। आप लोग अगर प्रॉफिट के साथ में अनडिस्ट्रीब्यूशन है तो अनडिस्ट्रीब्यूशन भी डाल रहे हैं, डिविडेंड है तो वो भी डाल रहे हैं, कॉर्पोरेशन टैक्स तो वो भी डाल रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, एक मद को एक बार। यानी कि प्रॉफिट तो भाई किससे होता है, कॉर्पोरेशन टैक्स है, डिविडेंड है, डिस्ट्रीब्यूशन इनमें होता है। ठीक है, यानी कि प्रॉफिट भी 3 तरह के हैं, कॉर्पोरेशन टैक्स, डिविडेंड और अनडिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट। ठीक है, अगर आप लोगों को क्वेश्चंस के अंदर प्रॉफिट नहीं दे रखा है और मान लीजिएगा कॉर्पोरेशन टैक्स है, तो कॉर्पोरेशन टैक्स के प्रॉफिट ही है। ठीक है, उसी प्रकार मान लीजिएगा प्रॉफिट नहीं है और डिविडेंड है, तो डिविडेंड क्या है, प्रॉफिट ही है। अनडिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट दे रखा, प्रॉफिट नहीं, तो अनडिस्ट्रीब्यूशन ये क्या है, प्रॉफिट है। मतलब लाभ के अंदर ये 3 घटक सम्मिलित होते हैं। ठीक है, निगम कर, लाभांश और अविकृत लाभ। ठीक है, तो इनमें से किसी भी मद को अलग से नहीं दिखाया जाता या नहीं जोड़ा जाता। ठीक है, ठीक है सर। उसके बाद में कह रहा हूं कि मजदूरी तथा वेतन, ठीक है, मजदूरी तथा वेतन किस्म के रूप में भुगतान, नियोजकों का सामाजिक सुरक्षा में हिस्सा, कर्मचारी के पारिश्रमिक के घटक, ये आपको मैंने पहले बताया था, यानी कि मजदूरी और वेतन है। उसके बाद में ये कह सकते हैं कि किस्म के रूप में भुगतान है और नियोजकों का सामाजिक सुरक्षा में हिस्सा। ठीक है, यानी कि अगर आप लोगों को क्वेश्चंस के अंदर डायरेक्ट कर्मचारियों का पारिश्रमिक दे दे तब तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन आप लोगों को अगर कर्मचारियों का पारिश्रमिक भी दे रखा है और मान लीजिएगा मजदूरी और वेतन भी दे रखा है, तो आप लोग क्या करोगे सर, डायरेक्ट किसको लिखना है, कर्मचारियों के पारिश्रमिक को। ठीक है, इतनी कोई भेजामारी करने की जरूरत नहीं है, कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि आप लोग इसको भी जोड़ोगे इससे। अगर आप लोग उन दोनों को जोड़ते हैं तो एक ही चीज की डबल काउंटिंग होगी। अगर आप लोग मजदूरी तथा वेतन को अगर जोड़ते हैं और कर्मचारियों का पारिश्रमिक भी जोड़ते हैं, दोनों को अगर जोड़ोगे तो एक ही मद की 2 अकाउंटिंग हो जाएगी। तो ऐसा आपको नहीं करना। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि अगर मान लीजिएगा आपको कर्मचारियों का पारिश्रमिक भी दे रखा है और मान लीजिएगा इन तीनों मदों में से मान लीजिएगा कोई सी भी मद दे रखी है, तो आप लोग क्या दिमाग लगाना है कि जो आपके पास में कर्मचारियों का पारिश्रमिक है, उस पारिश्रमिक के अंदर ही वो मद आपकी जुड़ी हुई है। ठीक है, यानी कर्मचारी के पारिश्रमिक के अंदर ही ये मदें क्या है, जुड़ी हुई है, तो आपको अलग से कोई जोड़ने की जरूरत नहीं। ये बात मैंने यहाँ पे आगे लिखी है कि एक बार कर्मचारी के पारिश्रमिक को राष्ट्रीय आय में शामिल करेंगे, इनमें से किसी भी मद को अलग से नहीं निकालना है। ठीक है, अगर आपको मान लीजिएगा कर्मचारी को पारिश्रमिक नहीं दे रखा है और इस रूप में दे रखा है कि मजदूरी या वेतन या किस मद के रूप में भुगतान या सामाजिक सुरक्षा में हिस्सा, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था पीएफ के रूप में प्रोविडेंट फंड। ठीक है, तो वो कर्मचारी के घटक के अंदर मानते हैं, बाकी अलग से आपको दिखाने की कोई जरूरत नहीं। ये नहीं है कि भाई आप लोगों को मान लीजिएगा किस मद के रूप में भुगतान लिखा हुआ है और साथ में कर्मचारी के पास में लिखा हुआ, आप लोग दोनों को जोड़ दें तो भाई वो आपका सवाल गलत हो रहा है।
आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट अगर कर्मचारी का पार्श्विक दे रखा तो डायरेक्ट आपको लिखना है, ठीक है। यानी कि कर्मचारी का पार्श्विक या लाभ जो भी डायरेक्ट आपको दे रखा है तो डायरेक्ट लिखना है, ठीक है। आपको किसी प्रकार का इतना दिमाग नहीं लगाने की, एक ही चीज की डबल काउंटिंग नहीं होनी चाहिए, क्लियर। तो ये 7 पॉइंट थे जो आईआईटी के अंदर आपको मैंने बता दिए, तो इनको विशेष कर ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट अगले लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आईआईटी से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्यूशन करना है उसके बारे में। ओके, बाय।